जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर की ट्रीटमेंट के प्रैक्टिस सेट। इस तरीके से हम और भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है। इसमें आपको कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं। जिस तरह से हमें मेंशन किया गया है कि आप सही क्वेश्चन होने पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपका उत्तर गलत होता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसमें आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पार्ट से, जो कि हमारा जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि कहता है हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। और ये कब दिया था? ये दिया था 1916 में। 1916 में दिया था इन्होंने, बेलगाम में। बेलगाम आपके महाराष्ट्र में है। इन्होंने बेलगाम में दिया था जब इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, की शुरुआत करी, तब इन्होंने 1916 में ये नारा दिया था। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा विच प्लैनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है? देखो, दो तरह के चक्कर होते हैं। एक कोई भी ग्रह है वो अपने ही अक्ष पर, अपने ही धुरी, अपने एक्सिस पर लगाता है, और एक है वो लगाता है सन के आसपास, मतलब सूरज के। जैसे हमारा अर्थ है, मैं अगर अपने पृथ्वी की बात करता हूँ, तो पृथ्वी अपने ही एक्सिस में, अपने कक्ष में घूमने में लगता है 24 घंटे, जिससे हमारे दिन और रात होते हैं। और सूरज से चक्कर लगाने में उसको दिन लगते हैं 365 दिन 6 घंटे। तो इसी तरीके से कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको सबसे ज्यादा समय लगता है अपने ही में एक्सिस में घूमने में? जहां अर्थ को 24 घंटे लगते हैं, वहां किसको सबसे ज्यादा समय लगता है? वो है आपका वीनस, शुक्र ग्रह। वीनस को लगते हैं टोटल 243 पृथ्वी के दिन। मतलब जितने हमारा एक दिन का, उतने 243 अर्थ के अगर मैं डेज को काउंट कर लूं, तो उतना टाइम लगता है वीनस को अपने ही एक्सिस में एक चक्कर लगाने का। तो क्या आंसर है इसका? सी, वीनस इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर इन द वर्ल्ड। विश्व में कुल कितनी खाड़ियां हैं? तो जैसे बंगाली खाड़ी, ये सब खाड़ियों की बात हो रही है। तो विश्व में टोटल जो आपकी खाड़ियां है वो है 62। सबसे गहरी और सबसे लंबी जो है वो है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको। जो मैक्सिको की खाड़ी है वो आपकी सबसे गहरी और सबसे लंबी खाड़ी है। कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में। क्या आंसर है इसका? डी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? आप सबको पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारे काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हमारे जापानीज, चाइनीज, ग्रीक और भी जो कहाँ के थे, यहाँ आके पढ़ने आए थे। बाद में इसको ध्वस्त करवा दिया गया था किसी मुगल शासक के दौर में, मगर नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है। क्या आंसर है इसका? डी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे? बिहार में। क्या आंसर है इसका? डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि हमारा द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज स्टेबलाइज्ड इन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी कब? ये करी गई थी आपके 1861 में। हमारा भारत आजाद होने से पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ, ये पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, पूछ लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। 1861 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्या आंसर है इसका? बीपी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन, जो कि हमारा हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन इंडियन करेंसी। भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? अगर मैं अपना एक कोई भी 10 रुपए का नोट निकालता हूं, तो उसमें कितनी भाषाओं में लिखा हुआ है? तो वो है टोटल आपकी 17 भाषाएं। नोट के एक तरफ में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में लिखा होता है, और जो नोट का दूसरी तरफ होता है उसमें बाकी 15 भाषाओं में, जिसमें आपकी असमी, बंगाली, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, गुजराती और भी 15 भाषाओं में लिखा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है इसका? सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का होता है वायरलेस फाइडेलिटी। वायरलेस फाइडेलिटी, बेसिकली आप अपने घर में देखते हो हमारे कनेक्शन लगे हुए हैं, हम नेट चला पाते हैं वाईफाई के थ्रू, तो उसी को वायरलेस फाइडेलिटी बोलते हैं। तो सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा आठवां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद अशोका पिलर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अशोक स्तंभ से संबंधित है? तो वो है आपका सांची। जो सांची है, सांची स्तूपा, वो आपके अशोका पिलर से संबंधित है। तो क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा नौवां क्वेश्चन, जो कि हमारा फ्री स्टाइल वर्ड्स रिलेटेड टू। फ्री स्टाइल शब्द किससे संबंधित है? तो फ्री स्टाइल स्विमिंग से संबंधित है। वैसे और भी गेम है, जैसे कि बॉक्सिंग से भी फ्री स्टाइल होता है। फ्री स्टाइल में क्या होता है? फ्री स्टाइल में आप कंपटीटर को बोल देते हो कि आपको जो मेथड यूज करना है, आप अपना मेथड यूज करते हो, अपना फ्री होके, मतलब अपने तरीके से आप अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हो। तो क्या आंसर है इसका? डी, स्विमिंग इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द बिगेस्ट स्टैचू ऑफ जीसस क्रिस्ट
इज लोकेटेड इन, ईसा मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी ब्राजील में। ब्राजील में भी कहाँ? रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में। और ये जो आपकी मूर्ति है ये आपके सेवन ऑफ वंडर्स में भी आती है, जो आपके 7 अजूबे हैं ना विश्व के, उनमें भी इसका नाम आता है, इसका जिक्र आता है। ठीक है, ये 1922 से 1930 के बीच में बनी थी। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? ए, ब्राजील इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन, जो कि हमारा इंटरनेशनल डे रिलेटेड कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को 1987 में 1987 में यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो आपकी है, जैसे आपके टोटल 7 ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, उसमें से एक है यूएनजीए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चल रहा था, उसमें इन्होंने इस डे को ओजोन कंजर्वेशन डे के नाम पे रखा था। तो क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हमारा 12वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच इज नॉट एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन का पर्यावरण अनुकूल तरीका कौन सा नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमें बिजली उत्पन्न नहीं करनी चाहिए? तो वह है थर्मल पावर, ऊष्मा विद्युत। थर्मल पावर में क्या होता है, हम कोयले को जलाते हैं बिजली बनाने के लिए। अभी जो हमारे घरों में बिजली आ रही है वो कोयले को जल के आ रही है। हमारे घर के आसपास न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट होंगे जहाँ पे कोयला जल रहा है और बिजली आ रही है, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत करता है। तो क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हमारा 13वां क्वेश्चन, जो कि हमारा स्टैचू ऑफ लॉर्ड बाहुबली, रिलीजियस गुरु ऑफ जैन्स, इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, भगवान बाहुबली जैनों के धार्मिक गुरु की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से इनको जाना जाता है। 12वीं सेंचुरी में ग्रेनाइट स्टैचू बनवाया गया था जो कम से कम 50 मीटर ऊंचा है श्रवणगुद्दा में। ठीक है, और जो जैन वगैरह है वो यहाँ पे जाते हैं, दर्शन भी करते हैं। तो क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ता है 14वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज एट, नासा का मुख्यालय कहाँ है? सबसे नासा, नासा क्या है? नासा है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे भारत का इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही यूएस का नासा है जिसमें वो अपनी मतलब क्या उनको स्पेस में भेजना है, कोई स्पेस क्राफ्ट भेजना है, कोई सैटेलाइट भेजनी है, तो उसको नासा के थ्रू करता है, उनका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कहाँ पे है? ये है आपका वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 में। तो क्या आंसर है इसका? बी, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 15वां क्वेश्चन, जो कि हमारा जीरो माइलस्टोन इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, जीरो माइलस्टोन भारत के किस शहर में स्थित है? ये स्थित है आपके नागपुर में। ये क्या है? ये एक मॉन्यूमेंट है जो ब्रिटिश के टाइम पे बनवाया गया था, जब वो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे कर रहे थे तब उन्होंने बनवाया था 1907 में। ठीक है, तो ये एक जियोग्राफिकल सेंटर है हमारे इंडिया का, जीरो माइलस्टोन। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? बी, नागपुर इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट जनरल नॉलेज खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जो कि आपका रीजनिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? लुप्त पद कैसे निकालना है? 1 फिर 1 फिर 2 फिर 6 फिर 24 फिर निकालना है 720। तो कैसे हो रखा है यहाँ पे देखो, 1 और 1 की टर्म है तो वो हो गया 1 एकम 1, 1 और 1 कितनी टर्म है? 2, तो वो 2 एकम हो गया 2। अब यहाँ पे देखो ये है 3 टर्म, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है 2, तो 3 दूनी यहाँ हो गया 6। अब यहाँ कितनी टर्म है? 1 2 3 4 और 6 चौक 24। तो अब ऐसे देखो यहाँ पे है 24, तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या है 24, तो 24 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा तो 24 पंचे होता है आपका 120। अब देखते हैं ये आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर 120 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 120 6 के 720। तो सही आंसर है इसका डी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा 17वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। 49 का बना 98, तो 33 का क्या बनेगा? देखो 49 का डबल होता है 98, तो 33 का डबल होता है 66। तो क्या आंसर है इसका? डी, 66 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन, जो कि हमारा किसी सर्टेन कोड में अगर ग्रेप को GRAPE ग्रेप को लिखा गया है 2 7 6 8 4, तो इसी तरीके से 4 को लिखा गया है 1 6 8 7, तो ग्रुप को क्या लिखा जाएगा? तो ग्रुप को लिखेंगे हम, G को लिखेंगे 2, R को लिखेंगे हम 7, O को लिखेंगे 6, U को लिखेंगे 8 और P को लिखेंगे 8। तो 2 7 6 8 8, यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 8 आएगा, तो प्लीज वो ठीक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है? 2 7 6 8 8, तो सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है
A word given in capital letters is followed by 4 answers word. Out of these, only one cannot be found by using the letters of the given word. Find out that word. बड़े अक्षरों में दिए गए एक शब्द के बाद 4 उत्तर शब्द हैं, इनमें से केवल एक दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ज्ञात कीजिए। देखो, एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो इनकी स्पेलिंग से नहीं बन सकता? तो वो ट्यूशन बन जाएगा, TUTION बन जाएगा। टैलेंट, TALT नहीं है तो टैलेंट नहीं बनेगा। लोकेशन, अब बाकी दोनों बन जाने चाहिए। लोकेशन ट्राई कर लेते हैं, LOCATION लोकेशन बन जाएगा। कंसल्ट, CONSULT वही बन जाएगा। तो मतलब क्या है इसका? बी, टैलेंट इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 20वां क्वेश्चन जो कि हमारा, A is the son of C, C and Q are sisters, Z is the mother of Q, P is the son of Z, then which of the following statement is correct? चलो इसको बनाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। A C का बेटा है, चलो तो पहले लिखते हैं A जो है वो C का बेटा है, तो आपका जो C है वो यहाँ आया और जो A है वो यहाँ आया, ये क्या है? बेटा, तो सन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, C और Q बहनें हैं, तो इनको बना दो आपस में, C और Q लिखो और इनको लिख दो सिस्टर्स, ये है बहनें। फिर बोला कि जो Z है वो Q की माँ है, तो अगर Z Q की माँ है तो वो C की भी माँ होगी, तो वो ऐसे बनेगा Z, ये क्या है? इनकी मदर है, मॉम, ठीक है। अब बोला गया P Z का बेटा है, तो Z का बेटा P है, ये बेटियां हैं उसकी, तो यहां ले लो, ये हो गया P, तो ये क्या होंगे? ये हो जाएगा इसका भाई, सिंपल सी बात है। अब P और अब यहाँ पे क्या है? C इज फादर ऑफ A, क्या C A का फादर है? नहीं, ये तो बहनें हैं, तो मम्मी हुई उसकी, तो ये तो गलत है। फिर बोला P इज मैटरनल अंकल ऑफ A, जो P है वो A का मामा है, हाँ बिल्कुल, ये उसकी मम्मी है, मम्मी का भाई मामा होता है, तो ये एकदम ठीक है। और देखते हैं, P इज फादर ऑफ C, नहीं, P तो C का भाई है। Z इज फादर ऑफ C, नहीं, Z उसकी मम्मी है, तो बाकी सब गलत है, तो क्या आंसर हुआ इसका? B, इसका आंसर सही हो गया। तो यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट जनरल रीजनिंग खत्म होता है। बढ़ते हैं हमारा सेक्शन C जो कि आपका साइंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, A stone is dropped from the roof of a house towards the ground. When will be the kinetic energy of the stone be maximum? एक घर की छत से एक पत्थर जमीन की ओर गिराया जाता है, पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? देखो, दो चीज की ऊर्जा होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा जिसको आप इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हो, और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है, जब आप ऊपर से, जब कभी भी आप मोशन की बात करते हो, घूमने की बात करते हो, मतलब इधर से उधर करने की बात करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी आती है, और जब आप ऊंचाई की बात करते हो, ऊपर नीचे की, तो आता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा होती है PE प्लस KE इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट, हमेशा सेम रहता है। तो आप ये सोचो कि ये तो हाइट पे डिपेंड करता है, जब मैं नीचे आ जाऊंगा जमीन पे तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? लमसम 0, और ये तो सेम रहने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी वहां पे सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे ही जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जमीन पर पहुंचने से ठीक पहले, कई बार आप लिख दोगे जस्ट आफ्टर टचिंग द ग्राउंड। देखो, अगर वो गलती से जमीन पर टच कर गया तो जमीन पर टच कर गया, तब ये तो 0 हो गया, बट अब तो मोशन भी नहीं बचा ना, अब तो वो भी मोशन भी 0 हो गया, तो ये आंसर नहीं। हमेशा याद रखो कि वो जस्ट छूने से जस्ट पहले, तो वो हुआ बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 22वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? सबसे निम्न से कौन सा ऊर्जा सबसे स्वच्छ स्रोत है? तो विंड एनर्जी में कोई पॉल्यूशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 23वां क्वेश्चन जो कि हमारा, द पिच ऑफ अ गिवन साउंड कैन बी मेजर्ड बाय? किसी दिए गए ध्वनि की पिच को मापा जा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी से। देखो क्या होता है कि जितनी ज्यादा पिच होगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। सो अब जैसे ये देख लो कि ये आपकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा पिच है, ये आपकी कम फ्रीक्वेंसी है तो ये कम पिच हो गई, ठीक है। तो रिलेशन किससे? आपका 23 का ए से, तो फ्रीक्वेंसी इसका आंसर क्या है? ए, तो इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है, द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज बिकॉज? किसी विद्युत हीटर की डोरी दीप्त नहीं होती जबकि तापक तत्व करता है, क्योंकि देखो आपने हीटर देखा है, हीटर में एक तार से अंदर डली होती है, अब वो तार ग्लो तो करती है बट वो जलती नहीं है कभी भी। जलने का मतलब है कि बर्न नहीं होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जो इसका रेजिस्टेंस होता है ना, कोड हैज लेसर रेजिस्टेंस देन हीटिंग एलिमेंट।
तार का जो तापमान होता है तत्व वो बहुत कम होता है, कम प्रतिरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है बहुत कम एनर्जी बहुत कम हीट बन पाती है, इसलिए वो उसको वार्म तो रखता है, उसको गर्म तो रखता है मगर कभी जलता नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका ए। ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ, यदि बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है तो उसके कारण क्या रीजन है? उसका एक ही रीजन है, वो है एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण नहीं होता। अगर आपको फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप नहीं चल पाओगे। देखो फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन मतलब होता है आपको चलने में मदद करना है, चलने में रुकावट पैदा करना। तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा, एकदम स्लिपी एरिया, तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो वो होता है आइस के केस में। तो इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 26वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? देखो ये सिंपल सी बात है, आपसे जी का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आपको पता है ग्रेविटी बीच में आती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे सिंपल कम कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्मूला बताना है। तो वो फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो ये उसका आंसर होता है। और जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना जी की वैल्यू, पेपर में या तो ये पूछ लेंगे या तो जी की वैल्यू पूछेंगे, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए। तो क्या आंसर है इसका? बी। बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन जो कि हमारा द फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में प्रयुक्त कार्बन का रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कार्बन है वो हम यूज करते हैं एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर में। उसका रीजन है क्योंकि इसकी फिजिकल केमिकल सब प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो क्या आंसर है इसका? सी। आगे बढ़ते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, पहली बात तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सह संयोजक यौगिक है? सह संयोजक क्या होता है? ये वो होता है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देखो अगर बढ़ गए तो या तो वो शेयर होंगे, और अगर वो आपस में शेयर होंगे तो वो शेयर होकर बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका कार्बन, कार्बन एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, ना कि गेन लॉस नहीं करता, वो शेयर करता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है कि कोई एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जैसे कि एग्जांपल है हमारा एक NaCl। तो इसमें क्या होता है, Na पे होते हैं 11 और Cl पे होता है 17। तो इसके पास एक फालतू होता है और इसके पास एक कम होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यह तो होता है शेयरिंग। ओ सॉरी, यहाँ पे तो होता है गेन और लॉस। मगर कार्बन में क्या होता है, कार्बन के पास होते हैं 4। तो या तो वो शेयर करता है कि जब तुम्हें चाहिए तुम बना लो, मुझे बनाना होगा मैं बना लूंगा, तो उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। तो वो होता है आपके किसके अंदर होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर होता है। तो क्या आंसर है इसका? डी। डी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द लोएस्ट टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तापमान दर्शाता है? 1 डिग्री सेल्सियस, 1 केल्विन सेल्सियस, 1 फ़ारेनहाइट सेल्सियस या 1 रेडियन स्केल। तो 1 केल्विन स्केल आपका सबसे कम टेम्परेचर दिखाता है। होता कितना है ये बता देता हूँ मैं। 1 केल्विन का मतलब हुआ माइनस में 272.15 डिग्री सेल्सियस, और ये सेम ही होता है -457.87 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे बढ़ते इसका आंसर क्या हमारा? बी। बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 30वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ हीलियम एटम लॉसेस 1 इलेक्ट्रॉन। जब एक हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या बनता है? तब पॉजिटिव हीलियम आयन बनता है। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव हीलियम आयन बनता है। तो इसका आंसर क्या है? बी। पी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 31वां क्वेश्चन जो कि हमारा आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन। आयोडोफॉर्म जो होता है वो किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वो इस्तेमाल किया जाता है आपकी एज अ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जैसे कि हमारे कुछ अगर चोट लग जाती है तो वो फैले नहीं या उस पर कुछ लग ना जाए, उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं ताकि वो घाव फैले नहीं या वो खून वगैरह जो उस पर कुछ भी अगर बैक्टीरिया वायरस कुछ इकट्ठा हो गया तो साफ हो सके। तो क्या आंसर है इसका? सी। एंटीसेप्टिक इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 32वां क्वेश्चन जो कि हमारा Which of the following is also known as the biochemical laboratory of the human body? निम्नलिखित में से कौन में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है? तो वो होता है आपका लिवर। जो लिवर होता है उसको आप एज अ ह्यूमन बायोकेमिकल लेबोरेटरी बोलते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्सिफाइंग केमिकल्स होते हैं, जो आपके केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं ना वो अलग होते हैं, तभी तो वो बाहर निकलते हैं आपकी बॉडी से। और जो आपकी बॉडी के अंदर और ड्रग्स होते हैं, जो बाइल जूस होते हैं, वो सिक्रेशन होता है, उनको घूमना कहाँ किसको जानना है, वो सब यही होता है। क्या आंसर है इसका? डी। लीवर इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन जो कि हमारा बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डैश एंड वाटर। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और जल की आवश्यकता होती है। तो वो है आपका डाइटरी फाइबर्स, आहार फाइबर, जिसको आप रफेज भी बोलते हो, एक भाषा में रफेज बोला जाता है। इसको बोलते हैं डाइटरी फाइबर। इसकी भी आपकी बॉडी को जरूरत होती है। अभी मिलता किससे है? आप
अनाज खाइए, दालें खाइए, पोटैटो, आपके जितने कोई भी फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, सबसे मिलता है। तो क्या आंसर है इसका? डी। ये बढ़ता है हमारा 34वां क्वेश्चन जो कि हमारा एट द सनसेट टाइम द सन अपीयर्स रेड ऑन द होरिजन बिकॉज ऑफ। सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर किस कारण से लाल दिखाई देता है? वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है, देखो, जब ये अर्थ है, सन यहाँ से निकलता है, ठीक है, हमें लगता है ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे आके डूबता है। जब यहाँ से निकलता है हमें लाल दिखता है। होता क्या है, यहाँ से ना इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। हम यहाँ पे होते हैं, हमें यहाँ से इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और जो रेड होता है वो सबसे कम स्कैटर करता है, और जो ब्लू होता है सबसे ज़्यादा स्कैटर कर जाता है। तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के चक्कर में ब्लू अगर तो उड़ जाता है, सिर्फ लाल बचता है, इसलिए हमें लाल दिखता है। तो क्या आंसर है इसका? बी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा 35वां क्वेश्चन जो कि हमारा सामान्य विज्ञान का आखिरी क्वेश्चन है। नाइलॉन। नाइलॉन क्या है? नाइलॉन एक आपका पॉलीएमाइड से, नाइलॉन आपका पॉलीएमाइड से, नाइलॉन पहला आपका एक फुल्ली प्रोसेस सिंथेटिक फाइबर है, मतलब फुल्ली जो हमने बनाया गया फाइबर वो है नाइलॉन। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? बी, पॉलीएमाइड इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सामान्य विज्ञान खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारा आखिरी सेक्शन जो कि हमारा मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है अ होलसेलर लिस्ट प्राइस ऑफ अ फैन इज आर एस 1250 and is available to a retailer at a discount of 20%. For how much should the retailer sell it to earn a profit of 15%? एक थोक विक्रेता के एक पंखे का सूची मूल्य 1250 रुपए है। एक खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर उपलब्ध है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे कितने में बेचना चाहिए? देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एमआरपी लिखी हुई है एक सामान के ऊपर, वो है आपकी एक पंखा है, उसकी एमआरपी है 1250 रुपए। चलो ये तो आसान हो गया कि 1250 रुपए की एमआरपी है। अब जो दुकानदार खरीद रहा है उसको मिल रहा है 20% डिस्काउंट पे। तो अगर 1250 का 20% डिस्काउंट निकालते हैं तो वो क्या होता है? 20% ऑफ 1250 निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका 250, 125 दूनी, ये हो जाएगा आपका 250 रुपये। तो उसको 250 रुपये का डिस्काउंट मिला। तो अब उसको कितने का पड़ा? सीपी कितने की पड़ी उसकी? सीपी पड़ी आपकी 1250 माइनस में 250, तो उसको सीपी पड़ गई 1000 रुपये की। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट कितना रखना है उसको? 15 का प्रॉफिट परसेंट रखना है। तो क्या निकालना है? एसपी। तो आसान सा क्वेश्चन है ना। करना क्या? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वो होता है प्रॉफिट बट्टे पे सीपी इंटू पे 100। चलो, प्रॉफिट परसेंट है 15, प्रॉफिट पता नहीं, सीपी है हमारे पास 1000 रुपये, गुने पे 100, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा पी हो गया 150 रुपये। तो प्रॉफिट कितना है? 150। तो एसपी क्या हो जाएगा? पी प्लस सीपी। तो 150 प्लस में 1000, ये हो जाएगा आपका 1150 रुपए में उसको बेचना है। क्या आंसर हुआ इसका? सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज? यदि 9 कलमों का क्रय मूल्य 11 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो वही कहना चाह रहे हैं, सीपी ऑफ 9 पेन, जो 9 का क्रय मूल्य है वो एसपी ऑफ 11 के बराबर है। अब पहले मुझे ये बताओ, अगर 9 पेन उसने खरीदे और 11 पेन उसी रेट में बेचे तो उसको लॉस हुआ है कि गेन हुआ है? मतलब उसको घाटा हुआ है कि फायदा हुआ है? उसको हुआ है घाटा। क्यों? मानते हैं कि उसने एक पेन खरीदा 1 रुपए का, तो एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं सीपी ऑफ एक पेन जो है वो है 1 रुपए का। ठीक है, तो सीपी ऑफ 9 पेन कितने के हो जाएंगे? 9 रुपए के सीपी ऑफ 9 पेन हो जाएंगे। और एसपी ऑफ 11 पेन कितने हो जाएंगे? 11 रुपए का हो जाएगा। तो 9 रुपए के उसने 9 पेन खरीदे और 11 पेन उसने 9 रुपए के बेच दिए, तो उसको हुआ है घाटा। तो एक पेन का एसपी कितना हो जाएगा? यहाँ निकालेंगे एसपी ऑफ 1 पेन, वो हो जाएगा आपका 9 बट्टे पे 11। ठीक है, अब निकालते हैं लॉस। लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है आपका 1, एसपी है आपका 9 बट्टे 11, तो ये हो जाएगा आपका 11, 11 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 2 बट्टा 11। निकालना क्या है? लॉस परसेंट। फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बट्टा सीपी इंटू 100। तो लॉस है 2 बट्टा 11, सीपी है 1 इंटू में 100, तो 2 बट्टा 11 इंटू में 100, तो ये हो गया आपका 200 बट्टे पे 11। तो अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें निकालना है हमें आंसर, तो इसको आप कर लो, 11 कम 11 फिर 18 सही 2 बट्टा 11% इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर है? सी, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा what will be the value of x square if 3 की पावर x minus 3 की पावर x minus 1 is equal to 486? x स्क्वायर का मान क्या होगा अगर ये दे रखा है? तो अब इसको समझो, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और समझने वाला क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा,
3x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x बट्टे पे 3 की पावर 1। होता क्या है, अगर कभी भी ऐसे 3 की पावर m माइनस n होता है तो उसको हम 3 की पावर m बट्टे 3 की पावर n लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है, तो वही मैंने यहाँ यूज किया। इससे मुझे क्या मिलेगा, जो इससे मुझे क्या मिलेगा मैं बताता हूँ। इससे मुझे मिलेगा, मैं यहाँ से 3 की पावर x कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ बचेगा मुझे 1, यहाँ बचेगा मुझे 1 बट्टे पे 3 बराबर 486, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब 3 की पावर x, इसको सॉल्व करोगे तो 3 में से एक जाएगा 2 बट्टा 3 बराबर 486। सॉल्व करोगे 3 की पावर x बराबर 486 इंटू में 3 अपॉन पे 2, तो 3 की पावर x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सॉल्व करने पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 का 2, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x और ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 6 है ये। तो x की वैल्यू हो गई 6, हमें निकालना x स्क्वायर है, मतलब 6 गुना 6 बराबर आंसर हो गया 36। तो ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 39वां क्वेश्चन जो कि है हमारा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 10,000 रुपीज इन 2 ईयर एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो क्वेश्चन दिया गया है, आपको 10,000 रुपए दिए गए हैं, 2% 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्वेश्चन समझो, इसने दे तो रखा है सब कुछ एनुअल हिसाब से, बट जो कह रहा है इंटरेस्ट निकालने को वो है हाफ ईयरली। तो इस केस में क्या होता है, हमेशा ऐसे केस में क्या होता है, रेट हो जाता है आधा और टाइम हो जाता है डबल। ठीक है, अब निकालते हैं फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू में 1 प्लस आर अपॉन पे 100 पावर पे होता है T। P है 10,000, 1 प्लस आर है 2 बट्टे पे 100 पावर 4, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 50। तो सॉल्व करोगे ये बनेगा 10,000 गुना 50 और 1 51 बट्टे 50 4 बार, क्योंकि पावर 4 है। कटिंग करते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गया। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा इसको पूरा सॉल्व करने पर वो आएगा आपका 10,824 रुपये 32। तो हमें निकालना है CI, वो होता है A माइनस P। तो 10,824 में से 10,000 हटाओगे तो क्या आंसर आएगा 824, तो इसका 20 का आंसर हो गया। मैं बढ़ता हूँ 40वां क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द डिविडेंड निकालना है। अगर डिविजर है 13, क्वोशिएंट है 30 और रिमाइंडर है 12, भाजक 13 है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है सबसे आसान, भाजक का फॉर्मूला होता है किस चीज से, 13 को गुना करो 30 से और जमा कर दो 12, तो 13 39 390 प्लस में 12, ये हो गया आपका 402। ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 41वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है राहुल बाउट 2 kg 500 ग्राम एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, इफ ही गिव्स 1 kg 250 ग्राम एप्पल्स टू हिज सिस्टर, हाउ मच इज ही लेफ्ट विद। राहुल ने बाजार से 2 किलो 500 ग्राम सेब खरीदे, तो 2 किलो 500 ग्राम सेब खरीदे, उसने अपनी बहन को 1 किलो 250 ग्राम दे दिया, तो 1 किलो 250 ग्राम दे दिया, तो क्या बचेगा उसके पास, बचेगा 1 किलो 250 ग्राम, तो वो हो सकता है आपका 1250 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है 5 bells first begin to talk together at 10 and intervals of 3, 5, 7, 8 and 10 seconds. Find after which interval they will again talk together. How many times does they talk together in 1 hour? 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर इतने इतने सेकंड पर वो बचती हैं। पता करें कि किस अंतराल के बाद वे फिर से एक बार टॉल करेंगे और 1 घंटे में वे कितने बार टॉल कर सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम, 3, 5, 7, 8 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 2, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 4 का 5, बस 5, 3 का 3, 1, 7, 4 और 1 मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 4, एलसीएम निकालोगे, 2 पंचे 10 दिया, 3 7 21 चौक 84, 840, तो इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब अगर 840 एलसीएम है तो 840 सेकंड पे इसको डिवाइड करो 60 से, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 घंटे में निकालना है तो ये आ जाएगा 14, तो 14 सेकंड पे ये करेगी। अब 1 घंटे में कितनी बार कर सकती है, तो 14 पे करेगी, 14 मिनट पे करेगी ये, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 14 को 60 से डिवाइड करोगे तो ये 1 घंटे में सिर्फ 4 बार मिल सकते हैं। तो क्या आंसर है इसका, 14 मिनट और 4 बार ये बन सकता है, तो सी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन जो कि हमारा द सिंपलेस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 upon 1 plus cos theta
प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं। कहता क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये ऐसे बनेगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये अब खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 कॉस थीटा। ठीक है, बट्टे पे ये सेम टू सेम रहने दो, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये और ये हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है, 1 प्लस में 2 कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 2 प्लस 2 में से 2 बाहर निकाल लो, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ रहेगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे ये कट गया, बचा क्या, बचा आपका 2 अपॉन साइन थीटा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो इसको 2 साइन थीटा तो ऑप्शन में है, लेकिन ये 2 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा को बोलते हैं हम कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 1 अपॉन साइन को बोलते हैं कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉसेक थीटा। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, बी इसका आंसर हो गया। मैं बढ़ते हुआ 24 का क्वेश्चन जो कि हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 1/2 डिवाइड बाय 1/2। तो 1/2 मतलब 1/2 गुना 1/2 भागा 1/2। तो ये ऑफ है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/4 डिवाइड 1/2, 1/4 मल्टीप्लाई 2/1 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो क्या आंसर है इसका, ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारा 45 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है, एक ट्रायंगल ABCM A/B/C 2/4/3 स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। तो होता क्या है, इन सबको ऐड कर लो। तो ये हो गया आपका 2x 4x 3x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 4 2 6 और 3 9x बराबर हो गया 180 डिग्री। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 20 डिग्री। सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला। तो 2 गुना 20 कितना हो गया 40 डिग्री। तो क्या आंसर हुआ इसका, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हमारे 46 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है, अ कार ट्रेवल्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 816 किलोमीटर इन 12 आवर। स्पीड ऑफ कार निकालनी है। एक कार 12 घंटे में 816 किलोमीटर जाती है, कार की गति क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर 816 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 12 6 72, बचेगा आपके पास यहाँ पे 9 और 6 और 12 96, तो 68 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आंसर है इसका, डी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ता हमारा 47 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन प्रॉफिट बिकम्स ट्रिपल, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इज। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ तिगुना हो जाता है, इसलिए लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखते हैं। तो क्या हुआ, सीपी को मानना x, एसपी को मानना y, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी मतलब y माइनस एक्स। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अगर आप विक्रय मूल्य को डबल कर दो, तो ऐसे होता है ना कि ये कहना चाह रहा है कि पी हो गया y माइनस एक्स, और ये कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड देन प्रॉफिट बिकम ट्रिपल। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं तो प्रॉफिट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस को डबल कर दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा ट्रिपल। तो ये ऐसे बोल सकते हो 3 गुना y माइनस में x बराबर 2y माइनस में x। ठीक है, अब ये आप सॉल्व करोगे तो 3y माइनस में 3x बराबर 2y माइनस एक्स। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 2x। तो अब क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एसपी माइनस सीपी अपॉन पे सीपी इंटू पे 100, ये भी फॉर्मूला बोल सकते हो आप। तो y माइनस एक्स, सीपी आपके पास x है, इंटू में 100 करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस में x बट्टे पे x इंटू में 100। तो 2x में से x तो कट जाएगा, तो इसका आएगा 100। तो बी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 48 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू पे ए। तो √3 बट्टे पे 2, ए के वैल्यू में डालो 4, 2 से 2 कटेगा, इसका आंसर आएगा 2√3 सेंटीमीटर। क्या आंसर हुआ इसका, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 49वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है, इन द नंबर 3.4625 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम, 3 + 4/10। 6 को लिखेंगे 6/100,
2 को लिखेंगे 2/1000, तो क्या बना, ये रहेगा 1/1000, तो सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ता है हमारा 50वां क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 2। एक ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी है 2। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका? सी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में आंसर पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।